डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन्होंने फिज़िक्स के वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट को आप देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी का 4th पार्ट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3rd में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक टॉपिक था सर्किट डायग्राम, जिसमें मैंने सर्किट डायग्राम में यूज़ होने वाले वेरियस कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। और एक और टॉपिक मैंने उसी पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि था ओम्स लॉ। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 206 में ये गिवन है आपके पास ये टॉपिक। इसमें सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी गिवन है 12.3। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यही एक्टिविटी शेयर करूँगी। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, an ammeter, a nichrome wire of length L and a plug key as shown in figure 12.5। आपके पास 12.5 आप ये फिगर देख सकते हो। इसमें क्या है, एक सर्किट डायग्राम आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। एक सेल लेना है, एक अमीटर लेना है, एक निक्रोम वायर लेनी है जिसकी लेंथ इन्होंने बोली हुई है L। आप कितने में, मतलब आपको एक लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ आप 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर कितना भी ले सकते हो। एंड अ प्लग की, जैसे कि इस फिगर में दिखा हुआ है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट है, नाउ प्लग द की एंड नोट द करंट इन द अमीटर। आपको क्या करना है, की को प्लग करना है, मतलब उसमें ताकि सर्किट डायग्राम में करंट फ्लो होने लग जाए। ठीक है, और करंट नोट करना है। ठीक है, कि अमीटर में रीडिंग कितनी हुई है। थर्ड है, रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय अनदर निक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 2L। उसके बाद आपको उस निक्रोम वायर को क्या करना है, रिप्लेस करना है। मतलब आपको एक पूरा सर्किट डायग्राम में सेम आपके जो भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं सेम रहेंगे, लेकिन जो निक्रोम वायर है उसको आप क्या करना है, रिप्लेस करना है एक अनदर निक्रोम वायर से, जिसकी लेंथ यहाँ पे L नहीं होगी, बल्कि आप कितनी लेंथ लोगे, डबल ले लोगे। मतलब अगर L लेंथ का आपने पहले वायर ली थी तो इसकी डबल, मतलब आप 2L लेंथ की क्या लोगे, इस समय वायर लोगे। ठीक है, नोट द अमीटर रीडिंग, आपको फिर से क्या करनी है, अमीटर की रीडिंग नोट करनी है। नेक्स्ट है, नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर निक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ L। A thicker wire has a larger cross sectional area. Again note down the current through the circuit। आपको अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने फिर से क्या किया है, निक्रोम वायर को फिर से रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपको लेंथ एज इट इज़, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ली थी L, आपको यहाँ पे भी L ही लेनी है लेंथ। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना चाहिए उस वायर का। और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब अगर आपकी पहले आपने पतली वायर ली है, तो अगर मोटी, जब थिकनेस बढ़ जाती है तो मतलब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया हम उस पार्ट को बोलते हैं, कोई भी आप वायर को अगर लास्ट में देखोगे कट करके, जो आपका सर्कुलर पार्ट होता है वही उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो अगर जितनी मोटी तार होगी, जितनी थिकर तार होगी, वायर होगी, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपको इस पॉइंट में क्या करना है, लेंथ आपको सेम लेनी है, L ही लेनी है, लेकिन आपको सिर्फ उसकी थिकनेस बढ़ा देनी है। और दोबारा से क्या करना है, करंट की रीडिंग को नोट करना है अमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ निक्रोम वायर, कनेक्ट अ कॉपर वायर इन द सर्किट। अब आपको इस वाले पॉइंट में क्या करना है, निक्रोम वायर को रिप्लेस कर देना है एक कॉपर वायर से। आपकी लेंथ सेम होगी, आपकी थिकनेस सेम होगी, लेकिन आपका सिर्फ जो मटेरियल है, मतलब निक्रोम की जगह अब आपने यूज़ करना है कॉपर वायर को। ठीक है, और अगेन आपको क्या करना है, नोट द वैल्यू ऑफ द करंट, आपको करंट की वैल्यू को फिर से नोट करना है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस। ये जितने भी केसेस आपके बने हैं, आपको सब में जो भी आपकी करंट की रीडिंग आई है आपको नोट करना है। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड डज द करंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड। इसमें एक और पॉइंट आना चाहिए था कि डज द करंट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, एक तो है आपने 3 चीज़ें करी हैं, एक तो आपने लेंथ को चेंज किया, तो क्या जो करंट है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड, आपने चेंज किया था क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या जो आपका करंट है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। और थर्ड, आपने आपका एक और पॉइंट यहाँ पे होगा
कि जो करंट है आपने मटेरियल चेंज कर दिया था, निक्रोम की जगह आपने कॉपर वायर को यूज़ किया था, तो क्या जो करंट है वो आपके मटेरियल पे, जो भी कंडक्टर का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है या नहीं है। ठीक है, आपका लास्ट में ऑब्जर्वेशन गिवन है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला कि वो लेंथ में किस तरीके से डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखना, जितना भी आप इंक्रीज़ करोगे वायर की लेंथ को, उतना ही अमीटर की रीडिंग डिक्रीज़ होती है, मतलब करंट की जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अमीटर रीडिंग आपने वायर की लेंथ को डबल किया था, तो जो अमीटर की रीडिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी हाफ, मतलब जितनी भी रीडिंग होगी जस्ट उसकी हाफ हो जाएगी जब आप क्या करोगे, लेंथ को डबल करोगे। ठीक है, द अमीटर रीडिंग इज़ इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज़ यूज्ड इन द सर्किट। सेकंड आपने लिया था, सेम मटेरियल था और लेकिन आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया, मतलब वायर को क्या कर दिया था, थिक वायर ले ली थी। तो अमीटर की रीडिंग हमेशा ध्यान रखना, जो करंट की जो रीडिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब आप एक थिकर वायर लेते हो सेम मटेरियल और सेम लेंथ की। आपकी लेंथ उतनी ही थी, अगर एल था आपका लेंथ सबसे पहले उसमें, तो आपने यहाँ पे भी एल ही लेंथ की वायर ली थी और सिर्फ क्या हो गया था, उसकी थिकनेस को बढ़ा दिया था। तो हमेशा ध्यान रखना, थिकनेस की वजह से जो अमीटर की रीडिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा, अ चेंज इन अमीटर रीडिंग इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ यूज्ड। थर्ड है आपका कि अमीटर रीडिंग में आपको कुछ भी चेंजेस मिल सकते हैं जब आप क्या करोगे, मटेरियल जो वायर का होगा अगर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेंथ अगर आपकी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम है, लेकिन अगर आप क्या मटेरियल को चेंज कर दोगे तो अमीटर की रीडिंग में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, वो चेंजेस आपका इंक्रीज़ भी हो सकती है वैल्यू जो अमीटर की रीडिंग है, और डिक्रीज़ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका कंडक्टर का मटेरियल कैसा है। इट्स ऑब्वियस कि अगर आपका अच्छा मटेरियल होगा, मतलब जिसमें इजीली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर जाती है, जो गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें अमीटर की रीडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो बैड कंडक्टर होते हैं जिसमें आपका क्या हो, इजीली फ़्लो नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, अमीटर की रीडिंग डाउन हो जाएगी, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट में आपका अमीटर की रीडिंग में चेंजेस आएंगे, लेकिन वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट वाले उसमें था कि डिक्रीज़ ही होगा लेंथ बढ़ाने पे, सेकंड में है थिकनेस बढ़ाने पे इंक्रीज़ होगा, और थर्ड में है मटेरियल चेंज करने में आपका इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ वी ऑब्जर्व दैट, आप पेज नंबर 207 में देख सकते हैं कि जब आप ओम्स लॉ को अप्लाई करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। दूसरा ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटीरियल। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बोला है, क्योंकि एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में मैं डायरेक्ट आप फॉर्मूले में आऊँगी कि आपका क्या था, V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, यही आपका ओम्स लॉ था। और यहाँ से क्या था, आपका जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो यहीं से आपको ये मिला है रेजिस्टेंस। जब आप इसमें अप्लाई करोगे ओम्स लॉ, जो आपका ओम्स लॉ है, एक तो V आता है, एक I आता है, एक R आता है, मतलब वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो आप तीनों के उसमें अगर ओम्स लॉ को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप तीनों के उसमें क्या बोल सकते हो, डिपेंड बोल सकते हो कि आपका मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। ये आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ओम्स लॉ से आपका V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के भी और R के भी, लेकिन अगर आप I का फॉर्मूला बनाओ वहाँ से तो I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R। तो I आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, लेकिन
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से आ गया कि जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका डिपेंड करता है लेंथ पे, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और थर्ड आपका नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब हमेशा ध्यान रखना, ओम्स लॉ से मैंने आपको बताया कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो करंट आपका फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि लेंथ में डिक्रीज़ होता है करंट, तो जस्ट अगर हम रेजिस्टेंस को लेंगे, रेजिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। अगर करंट डिक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए रेजिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। सेकंड है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब भी बोला जाता है तो हमेशा अपॉन में जब चीज़ आती है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/a मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस 12.8 एंड 12.9 को कंबाइनली लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, और एक कांस्टेंट यूज़ होता है जिसको ये सिंबल है रो का। ठीक है, तो इस सिंबल की जगह हमने क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाने के लिए ये रो कांस्टेंट यूज़ हुआ है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, where rho is a constant of proportionality and it is called the electrical resistivity of the material of the conductor। और ध्यान रखना ये जो रो है इसको बोला जाता है resistivity। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर, और ये भी आप नोट कर लेना कि जो SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर। ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। द मेटल एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर, और जो भी मेटल एंड एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये गिवन भी है, इस रेंज से इस रेंज तक होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर, और जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने अच्छे कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, और अगर वो बैड कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वैरी विद टेम्परेचर, और ये भी चीज़ आप नोट कर लेना कि जो रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, वो टेम्परेचर के वैरी करने पे वो भी क्या करती हैं, वैरी करती हैं। वैरी करना मतलब बदलना, बढ़ना। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, टेबल 12.2 आपका जो गिवन है पेज नंबर 207 में ही गिवन है ये 12.2। इसमें आपके वेरियस जो कंडक्टर्स हैं, अलॉयज़ एंड इंसुलेटर्स हैं, मटेरियल हैं, इनकी रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये फिगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये है आपका वेरियस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। ठीक है, लास्ट पैरा में आपको दिया गया है टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज़ जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। आपका जो 12.2 टेबल जो मैंने अभी आपको शो की थी, इसमें आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉयज़ की इज़ जनरली हायर देन द इस कॉन्स्टेंट मेटल
जो मेटल उस अलॉय में इंक्लूडेड होते हैं, उस मेटल से आपके जनरली जो अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो जनरली क्या होती है, हाई होती है। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स। जो अलॉयज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं जनरली हाई टेम्परेचर पे। ऑक्सीडाइज मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडाइज मतलब बर्न होना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। और यही एक रीज़न है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इजीली बर्न नहीं होते हैं। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है। टंगस्टन इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। टंगस्टन होता है वो यूज़ होता है आपका जो बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं। आपने अगर पुराने टाइप के बल्ब देखे होंगे, येलो जो लाइट देते हैं उसमें फिलामेंट होता है। एक सबसे आगे पे उसके जो अंदर जो वायर्स लगी होती है, तो सबसे आगे जनरली एक पतली सी वायर रहती है, और वो अगर मतलब टूट गई, ब्रेक हो गई, तो तब वो फ्यूज़ हो जाता है। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसको फ्यूज़ बोल दिया जाता है, आपका लाइट नहीं जलेगी वो और लाइट नहीं देगा। तो वही होता है आपका फिलामेंट, और वो उस फिलामेंट में जो यूज़ होता है फिलामेंट बनने के लिए वो टंगस्टन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वेयर इज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं आपकी, उसमें यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आपके जो नॉर्मली जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है आपके बड़े बड़े आपके घरों में जहाँ से कनेक्शन होंगे, तो उसमें जनरली आपके कॉपर या एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इसके बाद पेज नंबर 208 में आपके पास काफ़ी सारे रेजिस्टिविटी से ही रिलेटेड ये जो फॉर्मूले जितने भी आते हैं उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं। ठीक है। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं सबके सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँगी। वैसे सिंपल है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आपको बस समझना है और क्या चीज़ गिवन है वो आपको इस तरीके से मतलब समझना पड़ेगा, और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली आंसर को निकाल सकते हो। बट मैं न्यूमेरिकल पार्ट का वीडियो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं आपके साथ थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करूँगी। तो आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ नेक्स्ट डिस्कस करूँगी नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।